हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियरिंग प्रोचन पर। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पावर सिस्टम वन, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आज हम इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर हम इस पीडीएफ का लिंक दे देंगे, या इस पीडीएफ को हम वहाँ पर अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को जो है पढ़ सकते हैं। आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, चलिए वीडियो में हम आगे बात करते हैं पावर सिस्टम वन के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, जब हम पावर सिस्टम पढ़ना चालू करते हैं तो हमारे मन में ये विचार आता है कि पावर सिस्टम होता क्या है। तो पहले बात करते हैं पावर सिस्टम है क्या। पावर सिस्टम इज़ ए नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। तो पावर सिस्टम जो होता है, ये नेटवर्क होता है इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का, विच डील्स विद जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको किस प्रकार से जनरेट करना है, उसको किस प्रकार से ट्रांसमिट करना है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर उसके बाद उसको किस प्रकार से यूटिलाइज करना है। तो हम इन सब के बारे में हम पावर सिस्टम में पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो यूनिट वन पावर जनरेशन है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर उसके बाद लेआउट ऑफ डिफरेंट पावर प्लांट्स। तो इसमें अब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम। देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ पावर सिस्टम। तो 3 मेन कंपोनेंट्स हैं पावर सिस्टम के। पहला है जनरेशन, दूसरा है ट्रांसमिशन, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरेशन में बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसको डिफरेंट पावर प्लांट के माध्यम से जनरेट किया जाता है। जैसे थर्मल पावर प्लांट में हीट का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनका यूज किया जाता है, जैसे यूरेनियम 92 to 35। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में जो वाटर की एनर्जी होती है उसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने में। दूसरा है ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन लाइंस कनेक्ट जनरेटिंग स्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो जो ट्रांसमिशन सिस्टम है इसमें बेसिकली जो ट्रांसमिशन लाइंस है वो जनरेटिंग स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को कनेक्ट करने का काम करती हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम ट्रांसफर बल्क अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बाय हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। और इलेक्ट्रिकल पावर को हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर को हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करने से जो लॉसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तीसरा कंपोनेंट है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली जो इलेक्ट्रिक पावर है उसको कंज्यूमर्स तक, इंडस्ट्रीज तक या हाउस होल्ड तक पहुँचाने का काम किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पूरे जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है उसको इलेक्ट्रिक सिम्बल्स के माध्यम से जो है रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरेटिंग स्टेशन है, इस जनरेटिंग स्टेशन पर अल्टरनेटर्स वगैरह होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी को 11 kV या 33 kV पर जनरेट किया जाता है। उसके बाद ये जो 11 kV है इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से उसको वोल्टेज को और ज़्यादा हाई किया जाता है ट्रांसमिशन के लिए। तो 11 kV को लगभग 800 kV 220 kV तक जो है इसको अपग्रेड करके उसके बाद इसको ट्रांसमिट किया जाता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि एक और ट्रांसफार्मर है, यह है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये जो 800 kV to 220 kV तक है, इसको स्टेप डाउन करके 132 kV से 66 kV तक लाया जाता है और इसके बाद सब ट्रांसमिशन किया जाता है। और ये जो सब ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, इन्हीं को जो है स्मॉल इलेक्ट्रिक पावर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इनको इलेक्ट्रिक पावर देने का काम करते हैं। और यही सब ट्रांसमिशन सिस्टम से जो लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिक पावर देने का भी काम किया जाता है। और इसके बाद आप देखेंगे एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से जो इलेक्ट्रिक पावर 132 kV से 66 kV तक है इसको और स्टेप डाउन करके लगभग 33 kV से 11 kV तक कर दिया जाता है। और ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। और यहाँ पर जो है पावर जो है किसको दिया जाता है, यहाँ पर पावर जो है मीडियम या लार्ज जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको पावर यहाँ पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से दिया जाता है। और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आप देख सकते हैं कि एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज था 33 kV से 11 kV उसको और भी स्टेप डाउन कर देता है, लगभग 440 वोल्ट या 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। और यही जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है, यहीं से स्मॉल कंज्यूमर्स जो होते हैं या हाउस होल्ड्स होते हैं उनको पावर सप्लाई करने का काम किया जाता है। तो अभी आपने ये देखा कि किस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट किया जाता है, फिर उसको ट्रांसमिट किया जाता है, देन उसको डिस्ट्रीब्यूट किस प्रकार से किया जाता है, यानी कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है। अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी की। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी को 2 बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। पहला है बेस्ड ऑन यूजेबिलिटी, दूसरा है बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी।
पहले बात करते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी बेस्ड ऑन यूजेबिलिटी। तो यूजेबिलिटी के आधार पर सोर्सेस ऑफ एनर्जी को दो भागों में क्लासीफाई किया गया है, एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। बात करते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी की। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी वो ऐसे सोर्स होते हैं जिनको डायरेक्टली नेचर से लिया जाता है या प्राप्त किया जाता है। एग्जाम्पल इसके हैं सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी, कोल एनर्जी। अब बात करते हैं सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी होते हैं जिनको प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी से डिराइव किया जाता है, लेकिन प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके डिराइव किया जाता है, जैसे स्टीम हो गया। अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी के आधार पर जो रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं वो दो प्रकार के हैं। पहला है नॉन रिन्यूएबल या कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा है रिन्यूएबल या नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पहले बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल या कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। द एनर्जी रिसोर्सेज विच आर in limited amount in nature and cannot be recovered or refill if it is consumed called non renewable source of energy। इसके एग्जांपल है जैसे कोल, गैसेस, पेट्रोलियम। तो जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं ये ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जो नेचर में एक लिमिटेड अमाउंट में है, और यदि एक बार ख़त्म हो गए तो ये दोबारा रिकवर नहीं हो सकते या रिफ़िल नहीं हो सकते, और इनको जो है रिफ़िल या रिकवर होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी को नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं या इसे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। इसके एग्जांपल हैं जैसे कोल हो गया, गैस हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और दूसरा है रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। द एनर्जी रिसोर्स विच आर अनलिमिटेड इन क्वांटिटी इन नेचर एंड कैनॉट बी एग्जॉस्टिबल आफ्टर यूजिंग अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी होते हैं जो कि नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में, अनलिमिटेड अमाउंट में मौजूद हैं, और ये यूज करने के बावजूद भी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसके एग्जांपल है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। अब हम बात करने वाले हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में। तो इसके बारे में हम इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में बेसिकली जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी होती है या काइनेटिक एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम किया जाता है। तो अभी हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के साइट सिलेक्शन के बारे में। तो यदि हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को कहीं इंस्टॉल करना है तो उसके लिए किस प्रकार के साइट को हमें सेलेक्ट करना चाहिए उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट है लोकेशन ऑफ डैम। डैम शुड बी बिल्ट एट वेयर विड्थ ऑफ द रिवर शुड बी लेस। तो हमें डैम को ऐसी जगह पर रिवर के बनाना है जहाँ पर रिवर का जो विड्थ होना चाहिए वो कम होना चाहिए। द इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डैम शुड बी लेस एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर विल बी मोर। डैम उस जगह पे बनाना है जहाँ पे रिवर के जो विड्थ होना चाहिए वो कम होना चाहिए, और रिवर का विड्थ जहाँ पे कम होगा तो उसकी वजह से वहाँ पर वाटर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और उस जगह पे जो कॉस्ट लगेगा इंस्टॉलेशन का वो कम लगेगा। इसलिए हमें लोकेशन ऑफ डैम अच्छा सेलेक्ट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है चॉइस ऑफ डैम। डैम शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू विदस्टैंड नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन। डैम शुड नॉट ब्रेक ड्यूरिंग फ्लड, अर्थक्वेक, ट्रिमर्स और रेनी सीजन। डैम हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि वो जो एबनॉर्मल कंडीशन हो और उसको सहन करने में सक्षम हो। एबनॉर्मल कंडीशन का मतलब जैसे अर्थक्वेक आ गया, ट्रिमर्स आ गया, या रेनी सीजन हो गया, फ्लड आ गया, तो इन कंडीशंस को, इन एडवर्स कंडीशन को डैम सहन करने में सक्षम होना चाहिए, नहीं तो टूट जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल। तो हमें डैम को ऐसी जगह पे बनाना है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। चौथा पॉइंट एक्सेसिबिलिटी ऑफ साइट। जो साइट होनी चाहिए जहाँ पर हम डैम बना रहे हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी आसानी से होनी चाहिए। मतलब कि जहाँ पर हम डैम बना रहे हैं वहाँ पर हमें वो ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटी है वो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स है या मैन पावर है उसको इजीली से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। नहीं सपोज़ दूर होगा तो उसके लिए मैन पावर और रॉ मटेरियल्स को आसानी से ले जाना संभव नहीं होगा। अब बात करते हैं पाँचवा पॉइंट की। पाँचवा पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ डैम फ्रॉम लोड सेंटर। तो जो डैम का डिस्टेंस है वो कंज्यूमर से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। यदि ज़्यादा दूर होगा तो उसमें लॉसेस ज़्यादा होंगे, तो इसलिए हमें डैम जहाँ पे बनाना है वो कंज्यूमर से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए ताकि लॉस कम हो। अब हम बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लेआउट के बारे में। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का पूरा फिगर हमने ड्रॉ किया है। यहाँ पर आप ऊपर वाटर रिजर्वायर देख सकते हैं, फिर डैम है, फिर वाल्व है, इसे गेट भी बोलते हैं, फिर उसके बाद पेनस्टॉक है, ये पाइप है, इसे बोलते हैं पेनस्टॉक, और उस पर लगा हुआ है सर्ज टैंक जो प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद है इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व ये जो है टरबाइन से पहले लगा हुआ है, और इनलेट वाल्व के बाद है नोजल। नोजल ये जो है काफ़ी संकरा रास्ता होता है,
और इसके थ्रू जब वाटर गुजरता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। उसके बाद लगा हुआ टरबाइन, और टरबाइन से कनेक्टेड है जनरेटर, दैट इज अल्टरनेटर। उसके बाद जो है जनरेटर से कनेक्टेड है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बाद जो ट्रांसमिशन लाइन्स वगैरह है वो कनेक्टेड होती है। मतलब जब बिजली मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है तो उसके बाद उसको स्टेप अप करके ट्रांसमिट करने का काम किया जाता है। और यहाँ टरबाइन से नीचे कनेक्टेड है ड्राफ्ट ट्यूब, और ये ड्राफ्ट ट्यूब से जब वाटर नीचे आता है तो ये जो है रिवर में फिर से मिल जाता है और आगे बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, यानी इसके लेआउट के बारे में। पहला कंपोनेंट है रिजर्वायर। रिजर्वायर का काम है वाटर को स्टोर करना। तो रिजर्वायर बेसिकली रेनी सीजन के दौरान वाटर को स्टोर करता है और ड्राई सीजन के दौरान वाटर को सप्लाई करने का काम करता है। दूसरा कंपोनेंट है डैम। डैम बेसिकली एक बैरियर होता है जो कि रिवर के फ्लो के पाथ में बनाया जाता है। तो ये बेसिकली वाटर को जो है एक हेड प्रोवाइड करने का काम करता है, और इसी की वजह से जो वाटर है उसमें ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी आ पाती है। यानी इसको जो है काफ़ी हाई बनाया जाता है ताकि जो वाटर है उसमें ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सके। तीसरा कंपोनेंट है स्पिलवे। स्पिलवे बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है डैम में, और ये जब फ्लड हो या रेनी सीजन हो तो उस समय जो वाटर होता है उसको डिस्चार्ज करने का काम करता है। चौथा कंपोनेंट है इनटेक। इट अलाउज वाटर टू फ्लो इनटू पेन स्टॉक। तो ये बेसिकली वाटर को पेन स्टॉक में फ्लो होने के लिए अलाउ करता है, और ये कंट्रोल वे में अलाउ करता है। फॉरवे इज एनलार्ज बॉडी ऑफ वाटर। इट सर्व्स एज ए रेगुलेटिंग रिजर्वायर स्टोरिंग वाटर temporarily when load on the plant is reduced, and providing water for initial increase on account of increasing load, during which time water in the canal is being accelerated. अगला कंपोनेंट है सर्ज टैंक। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बिटवीन डैम एंड पावर हाउस। सर्ज टैंक को डैम और पावर हाउस के बीच में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इट प्रोवाइड्स रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ये बेसिकली वाटर के फ्लो को रेगुलेट करने का काम करता है, और ये उस समय वाटर के फ्लो को रेगुलेट करता है जब लोड जो है फ्लक्चुएट्स करता है। और सर्ज टैंक बेसिकली वाटर को स्टोर करने का काम करता है। ये टरबाइन के नज़दीक मौजूद होता है, और ये सर्ज टैंक बेसिकली मीडियम हेड और हाई हेड वाले प्लांट्स में बनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें जो है वाटर सोर्स और टरबाइन के बीच में एक लॉन्ग पेन स्टॉक होता है या जो पाइप होता है, उसमें जो वाटर फ्लो होता है उसके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ताकि जो पाइप से वो ना फटे या जो टरबाइन है उस पर ज़्यादा प्रेशर ना जाए, उसके लिए जो है यहाँ पर सर्ज टैंक का उपयोग किया जाता है। सर्ज टैंक बेसिकली वाटर को स्टोर कर लेता है और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको रिलीज करने का काम करता है उसमें। अगला कंपोनेंट है पेन स्टॉक। इट इज़ ए पाइप बिटवीन सर्ज टैंक एंड टरबाइन। तो पेन स्टॉक बेसिकली एक पाइप होता है जो सर्ज टैंक और टरबाइन के बीच मौजूद होता है। अगला कंपोनेंट है टरबाइन। इट इज़ ए प्राइम मूवर कपल टू हाइड्रो जनरेटर। तो टरबाइन एक प्राइम मूवर होता है और इसके साथ ही लगा होता है हाइड्रो जनरेटर। और टरबाइन जो है वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, और जो कपल्ड होता है जनरेटर टरबाइन के साथ, वो भी जब ऑपरेट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होती है। अब अगला कंपोनेंट है पावर हाउस। मैकेनिकल आउटपुट ऑफ टरबाइन एंटर्स टू द इनपुट ऑफ हाइड्रो जनरेटर दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल पावर, देन इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू कंडक्टर। तो जो मैकेनिकल आउटपुट है टरबाइन का, उसकी वजह से जो हाइड्रो जनरेटर है वो ऑपरेट होता है, और ऑपरेट होने की वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल पावर जो है प्रोड्यूस होता है, और उस इलेक्ट्रिकल पावर को जो है स्टेप अप किया जाता है, और स्टेप अप करके जो है ट्रांसमिशन लाइन्स जो होती है उसके माध्यम से लोगों तक के कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कंपोनेंट्स के बारे में। और तो यहाँ पर आप पूरा डायग्राम देख सकते हैं जिसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पर है वाटर रिजर्वायर जिसमें वाटर स्टोर होता है, उसके साथ लगा हुआ है डैम जो कि वाटर को एक हेड प्रोवाइड करने का काम करता है। मतलब वाटर में ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो उसके लिए डैम जो है वाटर को रोकने का काम करता है यहाँ तक, और इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर वाटर जो है आगे बढ़ता है तो ये सर्ज टैंक लगा हुआ है। सर्ज टैंक जो है वाटर के प्रेशर को जो है पेन स्टॉक में या जो लोड है उसको मेंटेन करने का काम करता है। और फिर इसके बाद है वाल्व। फिर इसका आप उसके बाद देख सकते हैं पेन स्टॉक लगा हुआ है। पेन स्टॉक बेसिकली एक पाइप होता है जिसके थ्रू वाटर जो है फ्लो करता है। ये पोटेंशियल एनर्जी को बेसिकली काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन करने का काम करता है। और ये पेन स्टॉक बेसिकली स्टील का बना हुआ होता है, स्टील वुड। और उसके बाद आप बढ़ेंगे तो इनलेट वाल्व है टरबाइन से पहले। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो नोजल है। नोजल जो है बेसिकली संकरा रास्ता होता है, और इसके थ्रू जब वाटर पास करता है तो उसकी ज़्यादा वेलोसिटी हो जाती है, और वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो टरबाइन है उसका स्पीड ज़्यादा हो जाता है रोटेट करने का। और टरबाइन के साथ कपल है जनरेटर। ये जनरेटर जब ऑपरेट होता है तो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद जो है जो एनर्जी प्राप्त होती है उसको ट्रांसमिट किया जाता है। और आप नीचे देख सकते हैं कि लगा हुआ है ड्राफ्ट ट्यूब, और जब वाटर जो बच जाता है वो सभी नीचे आता है
और वाटर जो यहाँ पर यूज़ होता है वो जब नीचे आता है तो वो फिर से रिवर में ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू चला जाता है। अब हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो पहले बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इट यूजेस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस एंड कॉजेस नो पॉल्यूशन। तो इसमें बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज किया जाता है, इसलिए पॉल्यूशन नहीं करता है। इट्स रनिंग कॉस्ट इज़ लो। तो इसका जो रनिंग कॉस्ट होता है कम होता है। इट कैन बी स्टार्टेड सडनली। और इसको जो है सडनली स्टार्ट किया जा सकता है लगभग 5 से 10 मिनट में। इट्स एफिशिएंसी इज़ नियरली 85%। और इसकी जो एफिशिएंसी है दूसरे प्लांट्स के कंपैरिजन वो लगभग 85% है। और इसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो कम होता है। और इसमें नो फ्यूल रिक्वायर्ड है, इसमें किसी फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको रन करने में। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। इट्स इंस्टॉलेशन टेक्स लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन नियरली 5 to 10 ईयर्स। और इसको इंस्टॉल करने में लगभग 5 से 10 साल लगते हैं। और इसमें जो है हाई कैपिटल कॉस्ट लगता है। और तीसरा है हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन। और जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर ट्रांसमिशन करने के लिए हाई कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो हमने डिस्कस कर लिया पूरे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो आपको ये सभी जो है अपने आंसर शीट में लिख कर आना है, तभी आपको अच्छा मार्क्स जो है मिलेगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। हम इस PDF को आपको वहां पर दे देंगे और वहां पर जा कर के आप इसे पढ़ सकते हैं। तो बच्चों हम फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।